नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है हमारी विज्ञान की रोमांचक यात्रा में। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थ। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ किताब नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि आज हम यह पता लगाएंगे कि हमारे आसपास दिखाई देने वाली हर चीज़ आखिर बनी किससे है। पानी, हवा, पत्थर, चीनी, नमक, किताब, हमारा शरीर, सबकी एक ही कहानी है। और आज हम इस कहानी की शुरुआत करेंगे बिल्कुल ज़ीरो से। तो तैयार हो जाइए ज़ीरो से हीरो बनने की विज्ञान की यात्रा के लिए, जिसमें आज रसायन विज्ञान का पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ शुरू करता है। तो पदार्थ आखिर है क्या? बच्चों, अपने आसपास देखिए। आपके सामने मेज़ है, किताब है, पानी है, हवा है, कुर्सी है। इन सभी वस्तुओं में एक चीज़ समान है, इनका द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं। यही पदार्थ की मूल पहचान है। याद रखिए, पदार्थ की मूल पहचान क्या है कि उसमें द्रव्यमान होगा और वह स्थान घेरेगा। अब सवाल यह है कि क्या पदार्थ लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों जैसा लगातार बना हुआ है, या अंदर उसके कुछ बहुत छोटे छोटे कण छिपे हैं। तो यहीं से हमारा असली विज्ञान शुरू होता है। तो आइए देखते हैं क्रियाकलाप 1.1। तो इसमें आप 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। जहाँ तक जल भरा हुआ है वहाँ के स्तर पे निशान लगा दें। फिर अब उसमें थोड़ा सा नमक डालें और कांच की छड़ से उस नमक को हिलाएंगे तो क्या होगा? नमक क्या होगा? पानी में गायब हो जाएगा। लेकिन रुकिए, क्या नमक सच में गायब हो रहा है? नहीं। अगर नमक पानी में मौजूद है तो पानी के स्तर में बहुत बड़ा परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? तो इसका उत्तर है कि पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होता है। तो रिक्त स्थान होने के कारण नमक के कण पानी के कणों के बीच मौजूद रिक्त स्थानों में चले जाते हैं। यानी पदार्थ जो है वो लगातार भरा हुआ नहीं है। जैसे मान लीजिए एक कांच की बोतल में आप टॉफ़ी रखते हैं, तो क्या होता है? पूरी तरीके से तो कांच भर नहीं जाता है। उसी तरीके से जो जल के कण हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है, तो उन रिक्त स्थान में नमक जो है वो बैठ जाता है। नमक के कण बैठ जाते हैं और इस तरह से पानी में नमक घुल जाता है। तो इस क्रियाकलाप से हमने क्या सीखा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब बात करते हैं कि ये पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। तो आइए देखते हैं क्रियाकलाप 1.2। तो आपको करना है क्या इसमें? पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल लीजिए और उन्हें पानी में घोलिए। अब क्या करिए, इस घोल में से, ये गुलाबी कलर का घोल होगा, इस घोल में से आप 10 मिलीलीटर लीजिए और उसे 90 मिलीलीटर पानी में मिला दीजिए। इसमें से 10 मिलीलीटर लीजिए और अगले 90 मिलीलीटर साफ पानी में इस 10 मिलीलीटर को मिला दीजिए। फिर इससे 10 मिलीलीटर लीजिए और अगले
90 मिलीलीटर साफ पानी में इसको मिला दीजिए और यह प्रक्रिया आप कई बार करिए। तो अब सवाल क्या होता है कि क्या पानी का रंग बिल्कुल समाप्त हो जाता है? तो इसका जवाब है नहीं, पानी का रंग नहीं समाप्त होता है। बहुत अधिक तनु करने के बाद भी रंग दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत छोटे छोटे कण पूरे पानी में फैल गए हैं। इससे हम यह समझते हैं कि पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। याद रखने की तरकीब, कण छोटे काम बड़ा। कण इतने छोटे हैं कि हम उनकी कल्पना भी आसानी से नहीं कर सकते। तो पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये इतने छोटे होते हैं कि इनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब देखते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो पहला है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो यह गुण जो है हम पिछले क्रियाकलाप 1.1 जिसमें हमने पानी में नमक घोला था, और दूसरा ये पोटेशियम परमैंगनेट वाले क्रियाकलाप से हमने यह देख लिया था कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तभी तो पानी में नमक घुल रहा है। तो इसी प्रकार जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या नींबू पानी बनाते हैं, तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं और यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। तो अब देखते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण का दूसरा वाला गुण। तो पदार्थ के कणों के बीच निरंतर गति होती है, गतिशील होते हैं। वो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब इसका प्रमाण कैसे करेंगे? तो क्रियाकलाप 1.3 और क्रियाकलाप 1.4 से। तो क्रियाकलाप 1.3 में आप क्या करिए कि आप कक्षा के किसी कोने में अगरबत्ती जलाइए। अब कुछ दूरी पर बैठे अब उसको बुझा दीजिए, जलाने के बाद तुरंत बुझा दीजिए। तो क्या आपको खुशबू मिलेगी? नहीं। वहीं आप जला के कुछ देर छोड़ दीजिए तो खुशबू जो है धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाती है। तो ये खुशबू फैलती कैसे है? तो अगरबत्ती से निकलने वाले कण हवा के कणों के साथ गति करते हुए पूरे कमरे में फैल जाते हैं। तो इसे कहते हैं विसरण। तो विसरण होता क्या है? विसरण दो अलग अलग पदार्थों के कणों का अपने आप एक दूसरे में मिलना विसरण कहलाता है। तो याद रखने का तरीका, विसरण क्या होता है? बिना बुलाए मिलन। तो कण स्वयं गति करते हैं और एक दूसरे में मिलते जाते हैं। तो क्रियाकलाप 1.4 में हम क्या करेंगे कि एक बीकर लीजिए, उसमें एक एक नहीं, दो बीकर लीजिए। एक में आप क्या करिए कि एक बूंद नीली स्याही डाल दीजिए और दूसरे में एक बूंद शहद का डाल दें। तो आप क्या पाएंगे कि
स्याही धीरे धीरे पूरे पानी में फैल जाती है, शहद भी फैलता है, लेकिन उसकी गति अलग होती है। तो इससे फिर सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं। और जो यह मिलते हैं किसकी वजह से, तो विसरण की वजह से। क्यों विसरण करते हैं? क्योंकि कण लगातार गतिशील होते हैं। तो हमें क्रियाकलाप 1.3, 1.4 और 1.5 से पता चला कि 1.3 में क्या था, अगरबत्ती की खुशबू। 1.4 में है शहद और स्याही का क्रियाकलाप। 1.5 में क्या करते हैं, एक गिलास में गर्म पानी लीजिए और दूसरे गिलास में ठंडा पानी लीजिए। अब इसमें एक छोटा सा क्रिस्टल कॉपर सल्फेट का या पोटेशियम परमैंगनेट का डाल दीजिए। याद रखिए इसको हिलाना नहीं है, बस आप धीरे से उसमें एक छोटा सा क्रिस्टल छोड़ दीजिए, क्रिस्टल को सतह पर बैठने दीजिए। तो गिलास के ठोस क्रिस्टल को के ऊपर क्या दिखाई देगा आपको? समय बीतने पर क्या होगा? तो इसमें क्या होता है कि जो गर्म पानी वाला गिलास है उसमें रंग या पदार्थ तेजी से फैलेगा, वहीं ठंडे पानी में उसकी गति धीमी होती है, क्योंकि तापमान बढ़ने से कणों की गति बढ़ जाती है। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि तापमान बढ़ा तो तापमान बढ़ने से क्या हुआ, कणों की गति बढ़ी। कणों की गति बढ़ी तो इससे क्या होगा, विसरण तेज होगा। तो गर्म पानी के गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है वो जल्दी फैलेगा। अब आप इसको एक और तरीके से याद कर सकते हैं कि गर्मी आई और गति बढ़ाई, गर्मी आई गति बढ़ाई, गर्मी आई और गति बढ़ाई। तो गतिविधियां या क्रियाकलाप 1.3, 1.4 और 1.5 से हमें ये पता चला कि पदार्थ के कणों में निरंतर गति तथा तापमान का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इनमें गतिज ऊर्जा होती है। ये निरंतर गतिशील क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें गति ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। गर्मी आई गति बढ़ाई, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। यही गतिज ऊर्जा जो है यह कारण होता है विसरण का, जो कि खुद ब खुद होता है। अब तो पदार्थ के कण, उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे में अंतः मिश्रित हो जाते हैं। तो ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है, और दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक है। और हमें ये भी पता चला कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। क्यों तेज होता है? क्योंकि तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो गर्मी आई गति बढ़ाई। अब देखते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसके लिए अब विज्ञान को थोड़ा खेल बनाते हैं।
अब आप ऐसा करिए कि आप अपने दोस्तों के साथ 4 समूह बनाइए। पहला समूह क्या करिए कि एक दूसरे को कमीज़ के पीछे से पकड़ लीजिए, दूसरा समूह हाथ पकड़ेगा और तीसरा समूह केवल उंगलियों के सिरों से बस एक दूसरे को छुएगा। तो अब आप क्या करिए कि अब इन श्रृंखलाओं को अलग करने की कोशिश करिए। तो कौन सी श्रृंखला इसमें आपको तोड़ना आसान होगा? हम्म और कौन सा श्रृंखला तोड़ना कठिन होगा? तो जिसमें पकड़ सबसे मजबूत है उसको तोड़ना कठिन होगा। इससे हमें यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल की अवधारणा समझ में आती है। अब देखते हैं क्रियाकलाप 1.7 में। तो इसमें आप एक लोहे की कील लीजिए, एक चुंबक लीजिए और एक लोहे की कील लीजिए, एक चौक का टुकड़ा लीजिए और एक रबड़ बैंड लीजिए। अब इसको हथौड़े से मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। तो कौन सा आसानी से टूट जाएगा? चौक का टुकड़ा। चौक का टुकड़ा आसानी से हथौड़ा मारने पे टूट जाएगा। वहीं अगर हम रबड़ बैंड को खींचते हैं तो वापस वह स्वतः अपने उसी आकार को पालेगा। वहीं इन सब की अपेक्षा लोहे की कील को तोड़ना आसान नहीं होगा। आइए एक और क्रियाकलाप देखते हैं। ये तो आपने बहुत ही किया होगा। अब जल का नल खोलिए और उसकी जल का जब नल खोलेंगे आप, उसका धार गिर रहा है। हाँ, धार क्या होगा? सीधा सीधा गिरता रहेगा। जैसे ही आप यहाँ पे उंगली लगा देंगे तो धार बढ़ जाएगा। धार दो हिस्सों में बढ़ जाएगा उंगली लगाते ही। लेकिन जैसे ही आप ये उंगली हटा देंगे तो धार वापस पुराने तरीके से होने लगेगी। क्यों? क्योंकि इसमें पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को साथ में रखता है और इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक प्रत्येक पदार्थों में अलग अलग होता है। ठीक है। तो गति अरे क्रियाकलाप 1.6, 1.7 और 1.8 से हमें आकर्षण बल की अवधारणा को समझने में सुविधा हुई। अब बात आते हैं पदार्थ की अवस्थाओं पे। तो पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव्य और तीसरा है गैस। पदार्थों की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? पहला है ठोस, दूसरा है द्रव्य और तीसरा गैस। अब हम पदार्थों की तीनों अवस्थाओं की गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। लेकिन विस्तार से जानने से पहले आप क्या बता सकते हैं कि इन तीनों अवस्थाओं में अंतर क्या होता है? सोचिए। पहला अंतर होता है इनके कणों की कणों के बीच की दूरी। दूसरा उनकी गति। और तीसरा आकर्षण बल। यही ना
मुख्य रूप से तीन अंतर रहता है, ठोस में, द्रव्य में और गैस में। अब क्या होगा, ठोस में कणों के बीच की दूरी सबसे कम होती है। हम्म और इनकी गति सबसे कम होती है। दूरी भी कम, गति भी कम और आकर्षण बल सबसे ज्यादा होती है। तो आइए अब विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो ठोस पदार्थों की विशेषताएं देखते हैं। इनका एक निश्चित आकार होता है। ठोस पदार्थों का एक निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, फिर इनके कण बहुत पास पास होते हैं। ये निश्चित आकार इन्हीं कणों के बहुत पास पास रहने के कारण ही होता है। और कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। और ठोस का संपीड़न सबसे कम होता है। तो हमने क्या सीखा कि ठोस पदार्थ जो होता है उनका अपना एक निश्चित आकार होता है, उनका निश्चित आयतन होता है, उनके कण जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है और ठोस का संपीड़न सबसे कम होता है। इसके ठोस अवस्था के उदाहरण क्या हैं? पत्थर, लकड़ी, पुस्तक, लोहे की कील, आपका पेन आदि। अब क्रियाकलाप 1.9 में आप पेन, किताब, सुई और लकड़ी का टुकड़ा लीजिए। इनको देखिए, इनका क्या है, आकार निश्चित है, इनकी स्पष्ट सीमाएं हैं। इनको दबाने पर सामान्यतः इनके आकार में आसानी से परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यह ठोस है। आइए अब देखते हैं द्रव्य अवस्था। तो इसका उदाहरण क्या है? पानी हुआ, दूध हुआ, तेल हुआ और रस। तो क्या आप बता सकते हैं पानी का एक निश्चित आकार होता है? नहीं होता है। पानी जिस बर्तन में रखा जाता है वो उसी का आकार ले लेता है, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। तो इसीलिए द्रव्य में क्या होता है, इनका निश्चित आयतन होता है, इनका निश्चित आकार आकार नहीं होता है। इनको जिस भी बर्तन में रखिए वह उसी का ही आकार ले लेते हैं और इसी कारण ये
बह सकते हैं। और ठोस की तुलना में कण में, ठोस की तुलना में इनके कणों में अधिक दूरी होती है। और ठोस की तुलना में आकर्षण बल कणों का आकर्षण बल कम होता है। तो द्रव्य का अपना एक निश्चित आयतन होता है, निश्चित आकार नहीं होता है। यही कारण है कि उन्हें जिस भी बर्तन में रखते हैं वह उसी का ही आकार ले लेता है और वह बह सकते हैं। ठोस की तुलना में इनके कणों में अधिक दूरी होती है और ठोस की तुलना में कणों का आकर्षण बल कम होता है। अब क्रियाकलाप 1.10 में देखते हैं कि आप विभिन्न आकार के बर्तन लीजिए। एक अब इसमें क्या करिए, जैसे आप एक गिलास लीजिए, एक बाल्टी लीजिए, हाँ, और एक सुराही लीजिए। तो क्या करिए, पहले आप गिलास में पानी लीजिए, फिर एक लोटा लीजिए, उस लोटे में पानी भरिए, एक मग लीजिए, उस मग में पानी भरिए। तो आप क्या पाएंगे कि हर बार जब आप पानी को का बर्तन बदल रहे हैं तो हर बार उसका आकार बदल रहा है, लेकिन समान मात्रा लेने पर उसका आयतन समान रह रहा है। अब जैसे 1 लीटर पानी 1 ही लीटर पानी ना रहेगा, पानी तो बदलेगा नहीं, बस केवल उसका आकार बदल रहा है, जैसा जैसा बर्तन का आकार बदल रहा है। तो याद रखने की तरकीब है, ठोस का ठोस का आकार और आयतन दोनों पक्के, ठोस का आकार और आयतन दोनों पक्के हैं। वहीं द्रव्य का आयतन पक्का और आकार बर्तन का। तो ठोस में आकार और आयतन दोनों पक्के, मतलब उसको बदला नहीं जा सकता है। वहीं द्रव्य में आयतन पक्का, लेकिन आकार वो जिस भी बर्तन में रहेगा उस बर्तन का। अब बात करते हैं गैसीय अवस्था की। किसकी? गैसीय अवस्था की। गैसों में क्या होता है? अब जैसे आप हवा के बारे में सोचिए, तो क्या हवा का कोई निश्चित आकार होता है? नहीं होता है। क्या हवा का निश्चित आयतन होता है? नहीं। गैस केवल उपलब्ध स्थान को भर देती है। तो ऐसा क्यों होता है? गैस के
कण एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और इनमें आकर्षण बल अपेक्षाकृत बहुत ही कम होता है, इसलिए गैसें को आसानी से सपिंडन किया जाता है। सपिंडन क्या होता है कि कम जगह में ज़्यादा गैसों को भरना है। अब क्रियाकलाप 1.11 देखते हैं। तो आप 3 सिरिंज लीजिए, एक सिरिंज में आप हवा भरिए, दूसरे में पानी और तीसरे में चॉक के टुकड़े को भरिए। अब जब इसके पिस्टन को दबाएंगे आप, तो आप क्या पाएंगे, किस में पिस्टन सबसे आसानी से दबेगा और किस में नहीं। तो गैस में सबसे आसानी से दबेगा क्योंकि इसका सपिंडन सबसे ज़्यादा होता है। फिर पानी में अपेक्षाकृत कम होगा और ठोस में लगभग नहीं होगा। ठोस यानी चौक वाले में पिस्टन नहीं हिलेगा। तो इस क्रियाकलाप से हमें क्या समझ में आता है कि गैसों के कणों के बीच बहुत अधिक खाली स्थान होता है। तो अब तीनों अवस्थाओं को लाइन से याद करते हैं कि ठोस यानी पकड़ मजबूत, आयतन और आकार पक्के, ये दोनों पक्के रहते हैं, ये बदलते नहीं हैं। द्रव्य की बात करें तो इनकी पकड़ मध्यम, इनका आयतन पक्का, आकार बर्तन का और गैस में पकड़ सबसे कमज़ोर और ना ही इनका आयतन और ना ही आकार पक्का, ये दोनों ही पक्के आयतन आकार पक्के नहीं होते। और कणों की दूरी के हिसाब से बात करें तो ठोस में ठोस में कणों की दूरी सबसे कम, फिर द्रव्य में उससे ज़्यादा और गैसों में सबसे ज़्यादा, यह कणों की दूरी के हिसाब से। अब जबकि कणों की स्वतंत्र गति के हिसाब से देखा जाए, कणों की स्वतंत्र गति के हिसाब से देखा जाए तो इसमें भी क्या होगा, ठोस में सबसे कम, द्रव्य में उससे ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा। यही कारण है कि द्रव्य बहते हैं और गैस हवा में फैल जाता है। तो आज हम क्या पढ़े,
पदार्थ बाहर से जितना साधारण दिखाई देता है, अंदर से ही उतना ही रहस्यमय है। नमक गायब नहीं हो रहा है, कणों के बीच चला जा रहा है। खुशबू फैलती नहीं है, कण गति करते हैं। और गर्म पानी में विसरण तेज होता है क्योंकि कण तेज गति करते हैं। और ठोस, द्रव्य तथा गैस अलग अलग दिखते हैं क्योंकि उनके कणों की दूरी, गति और आकर्षण बल अलग अलग होती। तो अब अगले भाग में हम इन अवस्थाओं को बदलेंगे, बर्फ को पानी बनाएंगे, पानी को भाप बनाएंगे और पता लगाएंगे कि आखिर गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था कैसे बदल जाती है। तो तैयार रहिए, क्योंकि अगले भाग में पदार्थ अपनी अवस्था बदलने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।